पिछले कुछ दिनों से बिहार में स्पेशल सर्वे काफी चर्चे में है। यानी कि एक सर्वेक्षण का काम जमीन यानी कि भूमि सर्वे को लेकर के काफी सारी बातें चल रही है। लगातार मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में बात चल रही है। असल में ये जो सर्वे हो रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ जो सर्वे है, ये कोई नई बात नहीं है या अचानक से शुरू नहीं हुआ है। ये लगभग 2019 के आसपास से ही इसकी शुरुआत हुई, लेकिन बिहार राज्य के कुछ जिलों में ही अभी ये कार्य चल रहा था। लेकिन अभी जो है अचानक इसे और बढ़ाया गया है और बिहार के अन्य कई सारे जिलों में भी इस कार्य की शुरुआत की गई है। ऐसे में बहुत सारे लोग काफी परेशान हैं कि आखिरकार इस सर्वे में क्या कुछ किया जाएगा, कैसे होगा। हम इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें अलग अलग वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे वंशावली को लेकर के। वंशावली काफी चर्चे में है और लोग काफी परेशान हैं कि आखिरकार ये वंशावली कैसे बनाया जाए। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, वंशावली जो होता है वो एक वृक्ष है, यानी कि एक पेड़ की तरह होता है जिसमें कई सारी टहनियां होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है। मतलब ये है कि हर परिवार का एक मुखिया होता है, उस मुखिया के नाम पर ये जमीन होती है। कभी कभार ये मुखिया जो होते हैं, जो जिनके नाम पर जमीन होता है, वो जिंदा भी होते हैं, कई बार उनकी मृत्यु हो गई होती है और जमीन का कागज उन्हीं के नाम पर होता है। तो वहां से लेकर के अब तक जो जनरेशन है, वहां तक कौन कौन लोग फैमिली में हुए, इसके बारे में एक जानकारी दी जाती है, एक पेपर पर, एक कागज पर। अब बहुत सारे लोग इसमें यह भी सोचते हैं कि क्या ये किसी कार्यालय से बनाना होगा, क्या किसी ऑफिसर का सिग्नेचर या उस पर मुहर होना चाहिए, क्या जो सर्वे से जुड़ा हुआ ऑफिस है, सीओ साहब हैं, क्या उन लोगों से इसके लिए मुलाकात करनी होगी? नहीं। या फिर न्यायालय में जा करके कोई एफिडेविट बना करके एक वंशावली तैयार करना होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जमीन से जुड़ा हुआ जो ये सर्वे हो रहा है, यानी कि जो भूमि सर्वे हो रहा है, इसमें आपको वंशावली खुद से बनाना है, किसी और की जरूरत नहीं है उस पर सिग्नेचर करने की। हाँ, कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि जब आप वंशावली बनाएंगे तो आपसे ये कहा जाएगा कि आपके अलग अलग भाइयों का सिग्नेचर होना चाहिए। आइए समझते हैं कि वंशावली कैसे बनाया जाता है। हम आपको इसके बारे में एक डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार वंशावली कैसे बनता है। इसके लिए आपको अपने घर में एक A4 साइज का पेपर लेना होगा, एक पेपर, और उस पेपर पे वंशावली बनाया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली बात होती है कि आपके पास दो पेपर होते हैं। या तो आपके पास कोई खतियान होगा, या तो आपके पास एक खतियान होगा, या फिर आपके पास एक केवाला होगा। खतियान या केवाला, दो चीजें हैं। जनरली जो जमीनें, पुरानी जमीनें होती है, पुश्तैनी जमीन होती है, वो आपके खतियान में शामिल होगा। एक होता है केवाला, जो आप खरीदते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से आपने खरीदा। एक होता है रैयतों की जमीन होती है, जो पुराने बाप दादाओं की जमीन चल रही है। हाँ, आज मतलब उस जमीन पर रह रहे हैं बाल बच्चे, लेकिन जमीन जो है अभी भी दादा परदादा के नाम पर होता है। तो ऐसे में आप वंशावली कैसे बनाएंगे? अब देखिए, सीधी सी बात है, वंशावली बनाने का मतलब ये होता है कि जमीन किसके नाम पर है। अब खतियान में जो जमीन होती है, वो मान लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के दादा के नाम पर होगा, उस दादा का नाम मान लेते हैं ए, मान लेते हैं दादा का नाम ए है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वंशावली वहां से शुरू हो जाएगा? नहीं। जनरली क्या होता है, जब आप देखते हैं अपने खतियान को, तो उसमें आप देखते होंगे एक नाम होता है। अगर बी के नाम पर जमीन है तो लिखा होता है बी, पिता ए, यानी कि ए का बेटा बी है और बी के नाम पर वो जमीन है। तो आप वंशावली जब बनाएंगे, तो वंशावली बनाने का मतलब ये होता है कि अगर जमीन बी के नाम पर है, मान लेते हैं कि जमीन बी के नाम पर है, तो बी के पिता का भी नाम उस खतियान में होगा। तो आपको सबसे पहले जो बी के पिता है उनका नाम, जिसको हम ए मान लेते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है वो ए का नाम लिखना होगा। अब ए का नाम कुछ भी हो सकता है, राम सुंदर हो सकता है। मान लेते हैं चलिए कि राम सुंदर नाम है, तो राम सुंदर जो है, राम सुंदर के नाम पर जमीन है और राम सुंदर के पिता जो है उनका नाम प्रेम सुंदर है। तो आपको वंशावली प्रेम सुंदर से बनाना शुरू करना होगा। तो आप लिखेंगे सबसे पहले प्रेम सुंदर। अब प्रेम सुंदर के नाम पर, राम सुंदर के नाम पर जमीन है, प्रेम सुंदर उनके पिता है, तो इसके बाद हो जाएगा राम सुंदर। अब सवाल ये उठता है कि राम सुंदर के नाम पर जमीन और अभी तीसरा जनरेशन या चौथा जनरेशन चल रहा है, तो अब राम सुंदर से जमीन का बंटवारा होगा, वंशावली बनना शुरू हो जाएगा। अब राम सुंदर के कितने बच्चे? सवाल ये। तो इसमें एक बड़ा झोल है और बिहार में ये चीजें देखी जाती है कि जो जमीन का मामला होता है उसमें बेटों का नाम तो शामिल होता है, लेकिन बेटियों का नाम शामिल लोग नहीं करते हैं। तो यहां पर आपको बेटियों के बारे में भी जानकारी देनी है, और अगर आप नहीं देते हैं तो यह कानूनी अपराध है। अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, बेटी के बारे में नहीं बताएंगे, और कल को आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी कह सकता है चची, अगर इस पूरे मामले पर जो है वो आपत्ति जता देती है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब मान के चलते हैं राम सुंदर के नाम पे जमीन था। राम सुंदर के पास 4 बच्चे हैं, एक का नाम ए है,
एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, तो आप इस तरह से लिख देंगे। अब इसमें ए बी सी डी में बेटी भी हो सकती है, तो अगर मान लीजिए बी बेटी है तो उसका नाम भी यहां पर रहेगा, ए का नाम भी रहेगा, सी का नाम भी रहेगा, डी का नाम भी रहेगा। अब ये चारों हैं, अब इन चारों के भी तो औलाद होंगे। अब मान लेते हैं कि इनके 3 बच्चे हैं, तो आप यहां फिर इनके 3 बच्चे जो हैं उनका नाम लिखेंगे। इनका भी नाम मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है। अब इसमें भी कोई बेटी होगी तो उसका भी नाम जो है आपको इसमें लिखना है। 1 2 3 में कोई भी बेटी हो सकती है। मान लेते हैं अब जो बिटिया थी, तो बिटिया का जो मामला है यहां पर, अब इनका जो मामला है आप इसको यहां से बताएंगे कि भैया इनके कितने बच्चे हैं, ये इनका मामला है। लेकिन आप सी पर आकर के फिर इसके कितने बच्चे हैं तो उसकी जानकारी देंगे। अब मान लेते हैं कि इनमें से ये जानकारी आप देते जाएंगे, जितने बच्चे हैं उसके उतनी जानकारी, और अभी तक जो जनरेशन चल रहा है। मान लेते हैं कि अभी कोई व्यक्ति है जो जीवित है और उसका पिता भी जीवित है, तो उसके पिता की भी जानकारी देना है, और उसका जो बेटा अभी है उसकी भी जानकारी देनी है। और अगर उसका भी बेटा होता है ना कि कई कई बार 3 जनरेशन जिंदा होता है, किसी के दादाजी भी जिंदा होंगे, पिताजी भी जिंदा होंगे, किसी के दादाजी भी जिंदा होंगे, पिताजी भी जिंदा होंगे, पिताजी का बेटा यानी कि खुद भी जिंदा होगा और उसका बेटा भी, 4 जनरेशन जिंदा है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा वंशावली, ये जो आपका जो बेटा है वहां तक आपको वंशावली बनाना है। बेटियों की भी जानकारी देते जाना है। यहाँ पर उनकी जो बेटी होगी उसका नाम आप लिख देंगे, बस बात खत्म हो गई कि इनके हिस्से का भी जमीन इनको मिलेगा जो आपका बनता है। जो फैमिली में है, मान लीजिए 4 बच्ची है, एक बच्ची है 4 बच्चे में, तो एक बेटी का भी नाम और बाकी का आप करते जाएंगे। इसी तरह आपको एक वंशावली बनाना है। अब इसमें हमने आपको जो बात बताई थी वो ये कि कई बार ऐसा होगा कि जब आप ये बना लेंगे तो अब इसमें चूंकि राम सुंदर जी के ये हैं, अब इसमें कोई एक व्यक्ति होगा जिसकी शादी नहीं हुई, तो शादी नहीं हुई तो आप उसको वहीं पर छोड़ देंगे। शादी नहीं है तो आप वहीं पर छोड़ देंगे। आप वहां इस मान लीजिए एक की शादी नहीं हुई थी और इनकी मृत्यु हो गई, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये 2 और 3 जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो ए का जमीन है ये इन दोनों के हिस्से में खुद ब खुद वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सीधे तौर पर आप ये समझिए कि आपको खुद से बनाना है। ये ग्राफ बनाने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि भैया ए के नाम पर जमीन है तो ए, और ए के पिता का नाम जो भी था वो ऊपर सबसे पहले जाएगा। उसके बाद इनके मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो 4, इनके अगर फिर इनमें से किसी के 2 बच्चे हैं तो 2, अगर बच्चे नहीं है तो उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए उनकी शादी नहीं हुई या उनकी जवानी में मृत्यु हो गई तो उन्हें आप वहीं छोड़ करके, लेकिन आपको उनका नाम देना है। अगर आपकी बेटी है तो बेटी का जानकारी देना है। और ये लास्ट जनरेशन तक देने के बाद अब जो लोग जीवित हैं उनमें जो गार्जियन हैं उनका सिग्नेचर एक कॉर्नर पे जो है वो आप करवा लीजिए और उसे आप जमा कर दीजिए। तो ये बहुत आसान तरीके से आप इस तरह से वंशावली बना सकते हैं। बस ऐसे ही बनाना है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी को यानी कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के सिग्नेचर की जरूरत इस पूरे मामले में नहीं है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।